चलो तो अब रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। बहुत इधर-उधर की बातें हो गई, सब लोगों को अच्छे से जान भी लिया हमने, ठीक है? अब हम बात करेंगे रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। अब मेथड नंबर 4 जिसकी बात चल रही थी लास्ट टर्म पर, रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कहने का मतलब एक वेक्टर था, उसको हम 2 डायरेक्शंस में तोड़ना चाहते थे। क्यों तोड़ना चाहते थे वो आपको आज पता चलेगा। एक एक्स डायरेक्शन और दूसरी वाई डायरेक्शन। इन 2 डायरेक्शन में हम उसको ब्रेक करना चाहते थे और इसी को हम बोलते थे रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? अब इसके बाद हमने बताया था कि आपको याद क्या रखना है, थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन थीटा। ये आपको याद आ रहा है? थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन थीटा। बस इतना याद रखना है आपको। चलो अब आगे, याद है आपको ये ए है, ये थीटा है, तो ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा हुआ करता था। जो एक्स डायरेक्शन में होता है उसके साथ आई कैप लगा दो, जो वाई डायरेक्शन में होता है उसके साथ जे कैप लगा दो। नेगेटिव एक्स नेगेटिव आई में है तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो अब एक काम करो, पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, टाइम भी सफिशिएंट दूंगा। 4 वेक्टर्स हैं देखो, जैसे ए वेक्टर की लेंथ दी है, ए वेक्टर की लेंथ आपको दे दी मैंने, ए वेक्टर का एंगल दे दिया, लेंथ, एंगल, लेंथ, एंगल, लेंथ, एंगल तो पता ही आपको कि नेगेटिव आई में है। 4 अलग-अलग वेक्टर्स हैं, आपको क्या करना है, चारों वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं। समझ में आ रहा है? एक-एक करके सबको ब्रेक करो। पहले ए को करो, उसका आंसर लिखो, फिर बी को करो, उसका आंसर लिखो, फिर सी को करो। ऐसे करके चारों वेक्टर्स को ब्रेक करना है। 4 वेक्टर्स में आपको टोटल मिला के दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम। करो ट्राई।
ऑलमोस्ट सब लोगों का आंसर आ गया है। आओ अब हम सॉल्व करके देखें। सी का मैग्नीट्यूड है ना 4, सी का मैग्नीट्यूड 4, डी का 7, सिंपल सी तो बात है। आओ अब हम सॉल्व करें, स्टार्टिंग करें ए से। चलो ए से स्टार्टिंग करते हैं। बताओ ए के लिए क्या करें। ए के लिए दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, मैं बनाऊंगा। आपको देखना है, सीखना है। ए के दो कंपोनेंट है, देखो एक ये वाला है और एक सामने वाला है। हाँ या ना। ये ए एक्स है, ये ए वाई है। जरा बताओ थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट कितना होगा, कॉस थीटा। तो ए एक्स कितना होगा, ए एक्स होगा ए कॉस थीटा, दैट इज ये 5√3/2। वैसे ही बताओ ए वाई कितना होगा, सामने वाला कंपोनेंट है थीटा के, कितना होगा ए साइन थीटा। देखो पहले वैल्यू निकाल लो, प्लस माइनस हम बाद में डिसाइड करेंगे, है ना। ठीक है। अब ये वैल्यू आने के बाद बताओ ए वेक्टर को क्या लिखें। दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई में, देखो ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, फिर ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं ए वेक्टर को, 5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। अब बताओ इसका अगर कोई आपसे सिर्फ एक्स कंपोनेंट पूछे तो आंसर क्या होगा आपका। सिर्फ एक्स कंपोनेंट पूछने पर आप क्या आंसर बताओगे। कोई हमसे सिर्फ एक्स कंपोनेंट पूछे तो ये आंसर है फॉर एक्स कंपोनेंट, और ये आंसर है फॉर वाई कंपोनेंट। आ गई बात समझ में। बहुत बढ़िया। आओ अब हम बी को रिजॉल्व करें। देखो बी को रिजॉल्व करने के लिए, आपको समझ में आ रहा है, बी को रिजॉल्व करने के लिए इसके दो कंपोनेंट होंगे। मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन यूज करते हैं। लेट अस यूज ग्रीन दिस टाइम। ये देखो ये इसका वाई कंपोनेंट होगा और ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा। पहले वैल्यू निकाल लें, साइन बाद में लिखेंगे। पहले वैल्यू निकालते हैं। ग्रीन कलर में सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार सॉल्व। मुझे बताओ थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट कौन सा है। थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट होगा 10 cos 37। देखो C37 समझ में आता है, C37 मीन्स cos 37। और थीटा के सामने कौन है, वो देखो थीटा के सामने है, क्या होगा वो, 10 sin 37। sin 37 याद है 3/5, तो ये होगा 6। cos 37 याद है 4/5, cos 37 होता था 4/5। तो रखो जरा वैल्यू cos 37 की 4/5, तो आपको 10 cos 37 मिल जाएगा 8। अब बताओ फाइनल आंसर क्या दोगे, बी वेक्टर का फाइनल आंसर क्या दोगे। बी वेक्टर का फाइनल आंसर होगा, बी वेक्टर का आंसर होगा -6 i कैप प्लस 8 j कैप। -6 i कैप प्लस 8 j कैप। -6 i कैप में क्यों बताओ, -6 i कैप में क्यों लिखा मैंने, सोचो इस बारे में। क्योंकि वो नेगेटिव एक्स में है और वाई वाले में तो पॉजिटिव वाई की तरफ पॉइंट कर रहा है। हो गया ये पॉइंट क्लियर। अच्छा अभी तो किसी को रिजोल्यूशन में दिक्कत नहीं है। हो जाएंगे रिजॉल्व। ठीक है। अभी सी वेक्टर की बारी है। सी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे हम कौन से कलर से, ब्लैक कलर से रिजॉल्व करेंगे। चलो सी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। सी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, बताओ पहला कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट ये, और दूसरा कंपोनेंट ये। अभी डी को भूल जाओ, है ना, डी है ही नहीं अभी, डी को गायब कर देते हैं। ये लो मैजिक से हमने डी को गायब कर दिया, इनविजिबल हो गया। अभी आपको सिर्फ सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सी के दो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। बताओ थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट कितना होता है, 4 cos 60 मतलब 2। और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट कितना होता है, 4 sin 60 मतलब 2√3।
अभी जो 2√3 है ये कहाँ जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है, देखो डायरेक्शन देखो नेगेटिव एक्स है ना नेगेटिव एक्स। तो सी वेक्टर को क्या लिखूंगा, -2√3 i कैप, और y में भी नेगेटिव जा रहा है, -2 j कैप। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो, +-2 j कैप। ये हो जाएगा x कंपोनेंट, ये हो जाएगा y कंपोनेंट। देखो और देखकर बताओ, क्लियर हो गया। अभी जीरो के कैप नहीं लिखना है, वैसे जीरो के कैप समझ में आता है, बट जीरो के कैप नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, अभी एक्स और वाई डायरेक्शन में है ना, तो दो ही डायरेक्शन के लिए लिखेंगे, जेड डायरेक्शन को भी भूल जाओ। जेड डायरेक्शन आप पढ़ोगे 12th क्लास के मैथ्स में। अभी लास्ट नंबर याद है ना, जैसे ही हमने कुछ नया बताने की कोशिश करी, कैसे एकदम से घबरा जाते हैं सब, आइंस्टाइन न्यूटन सब घबरा जाते हैं एकदम से। अभी 2 डायमेंशन में काम करेंगे हम। आओ अब हम डी वेक्टर को रिजॉल्व करें। मैं हटा रहा हूँ ना, सी वेक्टर हटा दूँ, लिख लिया सबने, लिख लो जल्दी से, लिखो जल्दी, फिर हम डी वेक्टर की बात करेंगे। पहले ए और बी जिसको लिखना है वो लिख लो। ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए और बी यहाँ तक लिख लो, फिर सी और डी लिखेंगे हम। अब ये नोट कर लो सी वेक्टर के लिए, फिर डी वेक्टर की बात करूंगा। आओ अब मैं डी वेक्टर रिजॉल्व करके बताऊं आप लोगों को। जो पहले से ही रिजॉल्व है उसको और कितना रिजॉल्व करेंगे हम, सोचो। जब ऑलरेडी वो कोई चीज़ पहले से ही रिजॉल्व है, अब उसको और रिजॉल्व नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी रिजॉल्व है, उसको और कहाँ ब्रेक करोगे। डी वेक्टर याद है, ये डी वेक्टर है, ऑलरेडी वाई में है, इसका एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, तो डी वेक्टर का मेरा आंसर डायरेक्ट है। क्या लिखूँ इसको बताओ, 0 i कैप +-7 j कैप। इसका एक्स कंपोनेंट बोलेंगे है ही नहीं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है। जब वाई डायरेक्शन में तो एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, और वाई कंपोनेंट कितना है, -7 है। अब समझ में आ गया रिजॉल्व किसे करते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और अब इंटरेस्टिंग बात सुनो। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मान लो कभी किसी ने आपसे कहा होता इन चारों को ऐड करो। सपोज मेरा क्वेश्चन होता कि फाइंड द सम ऑफ ऑल दिस 4 वेक्टर्स। आर मीन्स रिजल्टेंट, आर मतलब रिजल्टेंट, मतलब ए प्लस डी तक। तो पता है हम क्या करते हैं, अब समझ में आया रिजॉल्व करने का फ़ायदा क्या है। रिजॉल्व करने से अब हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। कैसे, जो एक्स डायरेक्शन वाले हैं वो सब एक साथ ऐड होंगे। एक साथ ऐड होने का मतलब समझ में आ रहा है, ये देखो, ये 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 और ये ऐड होंगे, और वाई डायरेक्शन वाले अलग ऐड होंगे। मतलब 5/2 + 8 -2 -7 j कैप। समझ में आ रहा है, सबके वाई डायरेक्शन को ऐड कर दिया मैंने। तो ये आपका रिजल्टेंट होगा, जिसमें रिजल्टेंट के पास भी दो कंपोनेंट होंगे। ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा, ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना।
आगे जाकर पता है हम क्या करेंगे? आगे जाकर आगे जाकर आगे जाकर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट्स को फिर से जॉइन करके ओरिजिनल वेक्टर बताएँगे आपको, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है। वो भी हम आपको सिखाएँगे आगे, कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है, वो भी हम आपको आगे बताएँगे। अभी आपने एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट निकालना सीख लिया। अब आपको मैं बाद में थोड़ी देर बाद बताऊँगा कि रिजल्टेंट का टोटल मैग्नीट्यूड कितना आता है, अगर कंपोनेंट पता है तो। अभी ऐड करना सीख गए आप? चलो बढ़िया। तो इसी बात पर मुझे अब एक क्वेश्चन करके बताओ। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, मुझे ऐड करके बताओ। आंसर्स तो आए हैं और काफ़ी हद तक आंसर सही भी हैं कुछ-कुछ, कुछ गलत भी करा है कुछ लोगों ने। 1 मिनट और दे रहा हूँ, लास्ट 1 मिनट, फिर हम डिस्कस करेंगे। जिसको और ट्राई करना है कर ले, लास्ट स्टेप तक अगर कोई पहुँच गया है सॉल्व कर ले, फिर देखेंगे क्या करना है। चलो अब सॉल्व करके देखें। देखो, सबसे पहले बारी है ए वेक्टर की। इसके 2 कंपोनेंट निकालो, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। कौन बताएगा मुझे इसके दोनों कंपोनेंट? देखो, इसका एक्स कंपोनेंट होगा थीटा के साथ लगा हुआ कॉस थीटा, 10 कॉस 37। वाई होगा थीटा के सामने, तो उसको लिखूंगा मैं साइन 37, सिंपल रूल। ये आता है 6, ये आता है 8। तो ए वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं? ए वेक्टर को लिखूंगा मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दूसरा है बी वेक्टर। बी वेक्टर के लिए क्या करूं बताओ? बी वेक्टर के भी 2 कंपोनेंट हैं, एक्स और वाई। दिख रहा है एक्स और वाई? ये 8√2 के 2 कंपोनेंट एक्स और वाई। बताओ जरा एक्स कितना है? कॉस 45। वाई सामने वाला है 8√2 साइन 45। समझ रहे हो? बताओ जरा 8√2 कॉस 45 कितना होगा? 8। और ये भी कितना होगा? ये भी 8 होगा। इसका मतलब बी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं? -8 आई कैप
प्लस 8 जे कैप, देख लो आराम से। आई कैप में नेगेटिव है, एक्स डायरेक्शन नेगेटिव है, वाई डायरेक्शन पॉजिटिव है। ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे बताओ। ये आने के बाद अब ऐड करो। तो ऐड करने पर क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। स्टोरी समझ में आ रही है। ये दोनों बोलते हैं एक दूसरे को, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, अपोजिट हैं तो। ऐड करो, वैसे भी यहाँ से ही दिख रहा है मुझे। 0 आई कैप प्लस 14 जे कैप। मतलब रिजल्टेंट कहाँ है, एक्स में तो है ही नहीं। रिजल्टेंट कहाँ है, ऐड करने पर 14 की वैल्यू है। कहाँ है 14, वाई डायरेक्शन में। ये रिजल्टेंट आएगा। जब ऐड करूँगा तो ये रिजल्टेंट आएगा। तो बताओ हमारा आंसर क्या होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, 14। व्हाट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस, 90 डिग्री। रिजल्टेंट इज 14 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अभी एंगल बाइसेक्टर नहीं है कहीं भी, देखो एंगल बाइसेक्टर। अच्छा ये बोलना चाह रहे हो, ये 8 लिखा है हमने, ये 8 और 8 लिखा है, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 8√2 cos 45, 8√2 sin 45 दोनों सेम होंगे। ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब सबने नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ और सिखाएंगे आपको। डायरेक्शन फिर से बता दें, देखो डायरेक्शन फिर से बता देते हैं। आंसर आया 0 आई कैप प्लस 14 जे कैप। अब आप खुद सोचो, 0 आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में कहीं नहीं जाना है, तो फिर कहाँ जाना है, वाई डायरेक्शन में जाना है, 14 लेंथ। 14 जे कैप का मतलब एक एरो बनाओ। 14 जे कैप का मतलब होता है एक एरो बनाओ जिसकी लेंथ है 14। कितनी है लेंथ उसकी, 14। और कहाँ बनाओ, वाई डायरेक्शन में। ये होता है 14 जे कैप। ये है 14 जे कैप एरो जिसकी लेंथ है 14, कहाँ है, वाई डायरेक्शन में है। बताओ अब ये एक्स डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है। सोचो, लगाओ दिमाग लगाओ, जल्दी से सोचो कितना एंगल बना रहा है। करो, कैलकुलेट करो, बताओ। 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। हो गया क्लियर सबको। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन HCV में मिलेगा आपको, शायद दिखने में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये है 5। कितना है ये, 5 है, 15 नहीं है वो, 5 है ना। लिख लो, मैं बता देता हूँ। ये है 5 एट एन एंगल ऑफ 37। ये है 3 एक्स एक्सिस की तरफ। ये 2 कहाँ पर, वाई एक्सिस की तरफ। 3 फोर्स हैं इस बार, और तीनों को ऐड करना है। करो ऐड। स्क्रीनशॉट लेना है लास्ट क्वेश्चन का। अगली बार से स्क्रॉल नहीं करेंगे, क्वेश्चन साथ में लिखना है। पहले स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन आते से ही, फिर लिखना है सॉल्यूशन देते से ही। जब तक जैसे हमने पूरा सॉल्व करा, पहले स्क्रीनशॉट लेना है, फिर लिखना स्टार्ट करना है। क्लास के साथ साथ चलना है सबको, रिदम में चलना है, कोई भी आगे पीछे नहीं, रिदम में चलना है सबको।
लगभग सबका आंसर आ गया है। अब हम भी सॉल्व करके बता ही देते हैं। देखो 5 एट एन एंगल 37 को पहले रिजॉल्व करेंगे। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला ब्लू प्लस ये वाला ब्लू। बताओ थीटा के साथ लगा हुआ, बाकी सब भूल जाओ अभी। थीटा के साथ लगा हुआ 5 cos 37, सामने वाला 5 sin 37। और अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये 4 होगा और ये 3 होगा। सोचो कैसे, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये फर्स्ट वेक्टर इज, लेट अस कॉल इट ए वेक्टर। तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये 4 आई कैप में गए, फिर 3 जे कैप में गए। चलो अब बात करते हैं बी वेक्टर की। ये है बी वेक्टर। बी वेक्टर में ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप, सोचना ही नहीं था। फिर बात करते हैं सी वेक्टर ग्रीन में। सी वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे बताओ? 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब तीनों को ऐड कर दूं मैं? लाओ मैं ऐड करके बताता हूँ। अब हम ऐड कर रहे हैं तीनों को। आर वेक्टर दैट इज द एडिशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स इज 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप। चलो अब मैं आपको एक काम करता हूँ, इसमें कुछ नई चीज़ बताता हूँ। थोड़ा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपको क्लियर होगा कि अब इन तीनों का रिजल्टेंट जो आया है, ये आया है रिजल्टेंट आर वेक्टर। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है और डायरेक्शन कितनी है, तो वो कैसे बताते हैं? पहले ये नोट कर लो, फिर बताऊंगा। चलो इसी डायग्राम में बताना है मुझे, तो पहले नोट कर लो। गुड, काफी लोगों का तो आंसर भी आ गया, वाह। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो काफी लोगों को सब कुछ पूरा समझ में आ रहा है। ट्रायंगल वैंगल बनाने की अब जरूरत ही नहीं। हाँ वैसे ट्रायंगल बना लो, बट डायरेक्टली देखो काफी लोगों का तो आंसर भी आ गया मेरे पास। मतलब काफी लोग, 80% लोग हैं जिन्हें सब कुछ क्लियर हो रहा है। बाकी 20% भी एफर्ट लगाएंगे, उन्हें भी क्लियर हो जाएगा। जब 80% को क्लियर हो रहा है तो उसका मतलब बचे हुए 20% भी मेहनत करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। बिना मेहनत के समझ में नहीं आएगा। अब देखो हमें क्या करना है। रिजल्टेंट आया है 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब ये बताओ 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप का मीनिंग क्या होगा? 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप का मीनिंग होगा एक्स डायरेक्शन में 7। ये देखो एक्स डायरेक्शन में 7 और वाई डायरेक्शन में कितना? वाई डायरेक्शन में 5। एक्स डायरेक्शन में 7, वाई डायरेक्शन में 5। तो अब बताओ इसका रिजल्टेंट कितना होगा? क्या इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो? 7 और 5 का रिजल्टेंट ये होगा। ये इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन है। 7 आई का प्लस 5 जे का मतलब ये रिजल्टेंट है। अब बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट आएगा रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 49, 59, 69, 74। तो कोई आपसे पूछता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ऐसे बताते हैं। समझ में आया? इन जनरल आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड निकालते हैं रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनेगा। एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, दोनों 90 डिग्री पर होंगे, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 74। अच्छा डायरेक्शन बता सकते हो कितना आएगी इसकी डायरेक्शन? रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी टेन थीटा। टेन थीटा बोल दो, टेन अल्फा बोल दो। टेन अल्फा कितना होगा? टेन अल्फा होगा वाई बाय एक्स। समझ में आ रहा है? टेन अल्फा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाई बाय एक्स। ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा। डायरेक्शन का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? डायरेक्शन का फॉर्मूला आएगा टेन इनवर्स। डायरेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, मतलब बी बाय ए, वाई बाय
एक्स, ये होती है डायरेक्शन। थीटा बोल दो, अल्फा बोलना है अल्फा बोल दो, थीटा ही बोल देते हैं, इसमें डायरेक्ट थीटा बोलना है। तो ये आपकी रिजल्टेंट की वैल्यू है और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है कि फोर्थ मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिससे हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करके ऐड कर सकते हैं। अब आपको समझाता हूँ कि इसको यूज़ कहाँ करेंगे हम। आगे लॉज ऑफ मोशन में क्या होगा, एक पता है, एक ब्लॉक होगा। एक ब्लॉक पर अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग फोर्स लग रहे होंगे। यहाँ लग रहा होगा 5 न्यूटन, यहाँ लग रहा होगा 12 न्यूटन, यहाँ लग रहा होगा 15 न्यूटन, और यहाँ लग रहा होगा किसी और डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा 7 न्यूटन। सब एंगल्स दिए होंगे आपको। और यहाँ फोर्स लग रहा होगा 8 न्यूटन। अब आपको कहा जाएगा कि बताओ इसका टोटल एक्सेलरेशन कितना है, तो पहले इन वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। रिजल्टेंट फोर्स मिलने के बाद उससे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसीलिए वेक्टर्स को अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा वेक्टर है ना, दो से ज़्यादा वेक्टर हैं, तो ऐड करना बहुत भारी पड़ेगा। तो सबसे इजी तरीका क्या है? इजी तरीका है वेक्टर्स को रिजॉल्व करके ऐड करो। अब आपको समझ में आ रहा है मेथड नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन हम दो या दो से ज़्यादा सभी वेक्टर्स को ऐड करने का हमारे पास इजी मेथड है। दो वेक्टर्स में आप एक बार पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हो। दो वेक्टर्स में आप लोग एक बार पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हो। पर अब से हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के लिए भी रिज़ॉल्यूशन ही लगाएँगे, क्योंकि सबसे अच्छा मेथड होता है रिज़ॉल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो कल जिन लोगों को डाउट था कि रिज़ॉल्यूशन कहाँ यूज़ करते हैं, उन्हें अब क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एडवांस क्वेश्चंस की बात करते हैं, जहाँ आपको थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेन पावर यूज़ करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है? चलो अब ऐसे 2 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। कोशिश करते हैं ये 2 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो जाएँ पहले, करो ट्राई इसे।
बहुत बढ़िया, गुड। काफ़ी लोगों का आंसर आ गया है। कम से कम 8 से 10 लोगों का आंसर आ गया है सही। काफ़ी लोगों का गलत भी आया है वैसे, पर काफ़ी लोगों का 8 से 10 लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का सही आ चुका है। बढ़िया प्रोग्रेस है, गुड, वेरी गुड। आंसर है 120 डिग्रीज। लाओ सॉल्व करें। देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला। दिख रहे हैं दो वेक्टर्स, ब्लू और ग्रीन। क्वेश्चन में दिया है कि ब्लू और ग्रीन का रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने पर इनका रिजल्टेंट आ रहा है परपेंडिकुलर टू ओ ए, मतलब एक ही डायरेक्शन बची। परपेंडिकुलर टू ए मतलब यहाँ आना चाहिए। ये देखो, ये इनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। रिजल्टेंट आ रहा है वाई डायरेक्शन में। अब एक काम करते हैं, ये जो बी वेक्टर है ना, मान लो कि ये थोड़ी देर के लिए अल्फा एंगल बनाता है। मान लो कि बी वेक्टर, अभी क्वेश्चन में थीटा भूल जाओ, थीटा को देखो मत अभी, थीटा को हटा दो, पिक्चर से ही हटा दो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। पहले मान लो कि जो बी वेक्टर है वो अल्फा एंगल बनाता है वाई एक्सिस के साथ। तो मुझे बताओ बी वेक्टर के दो कंपोनेंट क्या होंगे। क्या आपको बी वेक्टर के कंपोनेंट निकालना आते हैं? अब डायरेक्ट लिख दूं, वाई डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट होगा इधर। देख लो, ओरिजिनल डायग्राम से कंपेयर कर लो, मैं बना देता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को भी डाउट आ सकता है। इससे अच्छा हम 1 मिनट लगेगा, बना देते हैं पूरा डायग्राम। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये रहा आपका बी वेक्टर, ठीक है। कितनी है वैल्यू? इसकी वैल्यू है 8। कितने एंगल पर है? मान लो अल्फा एंगल पर है। इसके दो कंपोनेंट निकाल सकते हो आप मेरे लिए? इसके दो कंपोनेंट में निकाल रहा हूँ, ये ब्राउन कलर में। एक होगा ये वाला, बताओ कितना होगा? 8 कॉस अल्फा। दूसरा क्या होगा? 8 साइन अल्फा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अपन एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। इंटरेस्टिंग काम ये करते हैं कि देखो ओ ए वेक्टर कितना है। ओ ए वेक्टर है 4। ये 4 है, हाँ या ना? ये देख रहे हो, 4 है एज इट इज। अब जब ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर को मैं क्या करूंगा अब? बी वेक्टर को मैं उठाकर आपके सामने शिफ्ट करके बता रहा हूँ। देखो, आपकी आंखों के सामने शिफ्ट करूंगा मैं अब। आपकी आंखों के सामने मैं इस बी वेक्टर को शिफ्ट करूंगा। ये बी वेक्टर था 8 कॉस अल्फा और 8 साइन अल्फा। ये साइन अल्फा था, है ना? देखो, क्या मैं ऐसा लिख दूं कि ये 8 कॉस अल्फा, ये 8 कॉस अल्फा जो है, ये 8 कॉस अल्फा ऐसा रख देता हूँ मैं यहाँ। और दूसरा है 8 साइन अल्फा, इसको उठाकर मैं यहाँ लगा देता हूँ। ध्यान से देखो, ये बी वेक्टर का रिजोल्यूशन है। दिख रहा है बी वेक्टर का रिजोल्यूशन? 8 कॉस अल्फा वाई में और 8 साइन अल्फा नेगेटिव एक्स में। एक नेगेटिव एक्स में, एक पॉजिटिव वाई में। अब मुझे बताओ, जब किसी ने आपसे कहा कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पर रिजल्टेंट वाई में आ रहा है, ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों के एक्स कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो, तभी हो सकता है। ये तो पॉसिबल नहीं, जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो रिजल्टेंट आपको सिर्फ वाई में मिलेगा। रिजल्टेंट फिर ऊपर जाएगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन के दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का मतलब 4 इज इक्वल टू 8 साइन अल्फा, दैट इज साइन अल्फा इज 1/2, अल्फा इज 30 डिग्री। अब आप बताओ, आंसर 30 डिग्री नहीं होगा? अल्फा 30 डिग्री है तो हमारा आंसर होगा थीटा। हमारा आंसर विल बी थीटा विच इज 120 डिग्री। 90 प्लस 30, ये थीटा था क्वेश्चन में। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ थीटा? थीटा का आंसर विल बी 90 प्लस अल्फा, दैट इज 120 डिग्री। अल्फा नहीं आया? अच्छा, बताओ क्या नहीं आया अल्फा में। ये क्लियर नहीं हुआ कि साइन अल्फा 1/2 कैसे लिख दिया हमने, कि अल्फा 30 डिग्री कैसे लिखा।
साइन अल्फा अगर 1/2 है तो अल्फा 30 डिग्री होगा। ये क्लियर हो गया? अल्फा 30 डिग्री कैसे आ रहा है? क्वेश्चन में दिया है कि रिजल्टेंट सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। सोचो रिजल्टेंट सिर्फ वाई डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है? एक्स डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी तो रिजल्टेंट वाई में आएगा। हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट सिर्फ वाई में आए। लिखा है ना क्वेश्चन में, इट रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, मीन्स रिजल्टेंट इज अलोंग वाई एक्सिस। रिजल्टेंट वाई एक्सिस पर कब होगा? रिजल्टेंट वाई एक्सिस पर तब होगा जब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो पूरा का पूरा रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? वाई एक्सिस पर चला जाएगा। कर सकते हैं, हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला जो था ना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास 3 मेथड थे टोटल। मैं इस क्वेश्चन को 3 अलग-अलग मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। पर पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमें ये पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेथड बताने पर क्या होता है, पब्लिक कन्फ्यूज़ हो जाती है। याद करो, पुराना एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहा है। वी हैव हैड अ वेरी बिटर एक्सपीरियंस अर्लियर, राइट? जब भी हम एक से ज़्यादा मेथड बताते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए जो भी सबसे सिंपलेस्ट लॉजिकल कंसेप्चुअली ईज़ी मेथड होगा, वही हम देखेंगे। अगर रिजल्टेंट y पर नहीं होता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। क्वेश्चन में लिखा है ना y पर है, तो क्वेश्चन चेंज कर देते हम। क्वेश्चन में लिखा है y पर है, अगर y पर नहीं होता तो कैंसिल नहीं करते हम x कंपोनेंट को। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा और हैवी क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको करने के लिए, ये ट्राई करो।
बहुत बढ़िया, आंसर भी आ गया लोगों का 5 एंड 13। वेरी गुड। आंसर आना चाहिए 5 एंड 13। चलो ट्राई करके देखें। देखो, यहाँ पे पहले अपन ये लैंग्वेज समझते हैं, ये लैंग्वेज में क्या लिखा है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। देखो, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। देखो, सम ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब जैसे अगर मान लो दो फोर्स हैं, ए और बी मान लो, चलो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो कहने का मतलब है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आपको दिया हुआ है 18। बात समझ में आ रही है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है 12। तो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, और जब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम अलग है। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल सी बात में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे हमने क्वेश्चन करे अभी, जैसे मान लो रैंडमली मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, चलो इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, तो हमारा आंसर होगा सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, तो हमारा आंसर ये होगा, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, सिंपली ए प्लस बी, ए मतलब मैग्नीट्यूड और बी मतलब उसका मैग्नीट्यूड, सिंपली आई एम राइटिंग इट एज ए प्लस बी। आपको याद है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे लिखते थे, मॉड को हटाकर डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो। और दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ सम, मैग्नीट्यूड ऑफ सम, अब बताओ उसका सम कितना आया, सम कितना आया इसका, ये बताओ जरा आप मुझे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सम कितना आया, 14 जे कैप, और उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो वो कितना होगा, वो 14 होगा। दोनों चीज़ों में अंतर समझो, दोनों चीज़ों में अंतर समझ में आ रहा है। ये है सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले सम निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ बोथ वेक्टर्स, इट इज 14। ठीक है, ये डिफरेंस सबको क्लियर है। पहले तो इसी में बता दो ये क्लियर है नहीं है। नहीं हुआ क्लियर, ये भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें अभी क्या क्लियर नहीं हुआ, मतलब ये क्लियर नहीं हुआ कि मैंने ये मॉड ऑफ ए, देखो मॉड ऑफ ए 10, और बेसिक समझाते हैं अपन, मॉड ऑफ ए 10, मॉड ऑफ बी कितना, 8√2, ऐड करो तो 10 + 8√2। जबकि अगर दूसरा केस देखो तो हमने क्या लिखा है, दूसरे केस में हमने लिखा है, दूसरे केस में हमने लिखा है सम निकालो, पहले दोनों का सम निकालो, कितना था 14 जे कैप, 14 जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना आता है 14, याद है इसका आंसर 14 आया था। √(x² + y² करके देख लो, आपको 14 रिजल्टेंट मिलेगा। चलो मान लो ये भी क्लियर नहीं हुआ, इसको भी भूल जाओ, अपन क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे मेथड से करते हैं। ठीक है, चलो भूल जाओ इसको भी, भूल जाओगे, अपने को ये समझ में आया, अपन दूसरे मेथड से करते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि इफ रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड का फोर्स था, दो फोर्स से एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको, चलो मैं, दो फोर्स से एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, राइट। तो एक कम फोर्स था, लेट अस कॉल दिस फोर्स की वैल्यू एज ए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लेट अस कॉल द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एज ए। अब मुझे बताओ इसके साथ एक और फोर्स ऐड करने पर रिजल्टेंट 90 डिग्री पर आ रहा है। अगर रिजल्टेंट 90 डिग्री पर आ रहा है तो उसका मतलब दूसरा वेक्टर जिसको ऐड करूंगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर ही होना चाहिए। दूसरा वेक्टर जिसको ऐड करूंगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा पर होगा, तभी तो रिजल्टेंट 90 डिग्री पर आएगा। अगर मान लो ये रिजल्टेंट भी, जब दूसरा फोर्स ही 90 से कम पर होता, जैसे मान लो ये ए था और ये बी था, अगर इनके बीच में ही एंगल 90 से कम है तो रिजल्टेंट तो वैसे ही बीच में आने वाला है इनका, तो वो कहाँ से 90 बनाएगा। रिजल्टेंट 90 बना रहा है, मतलब क्या होगा बताओ, रिजल्टेंट के 90 बनाने का मतलब क्या है, बी वेक्टर ए वेक्टर से 90 से ज़्यादा एंगल पर होगा, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ बीच में आएगा। ये रिजल्टेंट आया बीच में, ये रिजल्टेंट है जो क्वेश्चन में दिया है। रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, इट इज गिवन टू अस, मतलब ए और बी को ऐड करने पर ये रिजल्टेंट आ रहा है आर, लेट अस कॉल इट आर। ठीक है, गुड, वेरी गुड, क्लियर हो क्या सबको। अब सुनो ध्यान से,
क्या मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दूँ? लास्ट क्वेश्चन में भी सही बोला था मैंने, थीटा। तो मुझे बताओ बी वेक्टर के 2 कंपोनेंट क्या होंगे? हेल्प करो मेरी आप लोग, है ना? हम लोग आईटी प्रिपरेशन करें, थोड़ी हेल्प करो मेरी। ये क्या होगा बताओ? ये होगा बी कॉस थीटा, राइट? ये होगा बी कॉस थीटा और ये होगा बी साइन थीटा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेबी स्टेप ले रहे हैं। देखो बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा और ये है ए वेक्टर। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है, रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है? रिजल्टेंट आ रहा है 90 डिग्री पर। कहाँ से? ए वेक्टर से 90 डिग्री पर। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री पर आ रहा है तो ऐसा कब होगा पॉसिबल? जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। सोचो, जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? वाई डायरेक्शन में आएगा, मतलब 90 डिग्री विद ए पर आएगा। तो क्या लिखूंगा मैं बताओ? ए इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये क्लियर हुआ सबको? ए इज इक्वल टू बी साइन थीटा मैंने कैसे लिखा? बहुत बढ़िया। दूसरा, रिजल्टेंट क्या बचेगा बताओ? जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या बचेगा? बताओ रिजल्टेंट क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? रिजल्टेंट तो यही बचेगा सिर्फ, दोनों के एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो गए और रिजल्टेंट सिर्फ वाई डायरेक्शन में बचेगा। कितना बचेगा? बी कॉस थीटा। क्वेश्चन पढ़ो, बी कॉस थीटा की आपको वैल्यू कितनी दी हुई है? दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12, दैट इज बी कॉस थीटा की वैल्यू गिवन टू अस इज 12। इज इट क्लियर नाउ? अभी यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि ए इज इक्वल टू बी साइन थीटा एंड 12 इक्वल टू बी कॉस थीटा। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दो और 2 को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये आ जाएगा। समझ में आ गया? दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करा। मोटिव था क्योंकि मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है, मुझे सिर्फ ए और बी निकालने हैं। तो थीटा को रास्ते से हटाना है। थीटा को रास्ते से हटाने का यही एक तरीका था मेरे पास। हटा दिया। इसको बोल दो इक्वेशन 3, बाद में काम आएगी इक्वेशन। ए और बी निकालना है, मुझे एक इक्वेशन चाहिए और ए और बी में। क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है? सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज इज 18, मतलब इन दोनों की वैल्यू का सम 18 है। इन दोनों की वैल्यू का सम 18 होने का मतलब ए प्लस बी इज 18। ये आपके पास दो इक्वेशन है, 3 और 4, और दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आता है? कर दूं ये भी मैं सॉल्व? मैं कर देता हूँ सॉल्व। थक जाओगे आप अभी। देखो इतनी मेहनत कर ली आप लोगों ने आज सुबह से, सोचो कितना पढ़ाई करी है, फिर क्लासेस अटेंड करी है, थक जाओगे। तो मैं कर देता हूँ सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं सिखा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को देखो, थोड़ा मैनिपुलेशन यूज़ करो, लाइफ में थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। वैसे ही इन इक्वेशंस को भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखो तो कैसे करेंगे इसको एडजस्ट बताओ? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 144। फर्स्ट थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये जो थर्ड इक्वेशन है ना ये लिख रहा हूँ। अच्छा इसके बाद नीचे क्या लिखा है मैंने? बी प्लस ए इज 18। नीचे देखो, ठीक उसके नीचे देखो, मैं इसको इधर ले आता हूँ पहले। देखो इक्वेशन सॉल्व करने में मुझे पता है कई बार आप लोगों को दिक्कत आती है, टफ इक्वेशन है बहुत। मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है? जस्ट वेट एंड वॉच। बी प्लस ए इज कितना? बी प्लस ए इज 18। अब मैं एक काम करूँ, इन दोनों को डिवाइड कर दूँ। इन दोनों को डिवाइड करने से देखो क्या होगा बताओ? इक्वेशन 5/6 क्या होगा? इक्वेशन 5/6 हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए इज 144/18। है ना? अब ये बताओ ऊपर क्या है? बी माइनस ए बी प्लस ए, बी माइनस ए बी प्लस ए, बी प्लस ए कैंसिल, क्या बचेगा? बी माइनस ए बचेगा। और ये कितना आ रहा है? 144/18 करो, कितना आता है ये? 8 आता है। चलो 8 लिख देते हैं, पक्का 8 आता है। 8 लिख देते हैं, ये लिख देते हैं 8। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 7। नाउ इक्वेशन 6 प्लस 7 को देखो। 6 प्लस 7 को ऐड करो। 6 प्लस 7 को ऐड करो, क्या आएगा बताओ?
2b = 26, दैट इज b = 13। बी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 5 आएगी। एज सिंपल एज दैट। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करा हमने बस। इसे नोट करो, फिर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो बी की पावर 4 आएगा, तो आप बी की पावर 4 कर दो। हमें इतना मैथ्स नहीं आता है, तो हम कैसे करेंगे बी की पावर 4? हमें तो बी स्क्वायर दिखा हुआ दिखता है ना। जब मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो यहाँ बी स्क्वायर होगा, जब इसको स्क्वायर करूँगा तो यहाँ बी स्क्वायर होगा, और जब दोनों को ऐड करूँगा तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की पावर 4 तो होगा नहीं। मेरे हिसाब से क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब आप लोगों ने एडवांस मैथ्स पढ़ा है 10th क्लास में, ठीक है, तो हो सकता है आप लोग के एडवांस मैथ्स के हिसाब से बी की पावर 4 है, तो आप बी की पावर 4 कर दो। हम इसको बी स्क्वायर लिखेंगे। हमारा जो बेसिक मैथ्स है इंजीनियरिंग में जो मैंने पढ़ा है, 4 साल इंजीनियरिंग में जो पढ़ा है, वो 2 साल जो मैंने 11 12 में पढ़ा था मैथ्स, मुझे तो इतना ही आता है कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करा है मैंने, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा करा है। तो 2b² आएगा। अच्छा, आप 2b² कर दो। मुझे तो नहीं आता इतना करना मैथ्स, मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है आप लोगों जितना। मेरा मैथ्स तो वीक है। मेरा मैथ्स तो ऐसा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में। मैंने बी स्क्वायर कॉमन निकाला, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। और मुझे मेरे स्कूल के टीचरों ने सिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों का एडवांस मैथ अगर उसको 2b² या 2b की पावर 4 बोलता है, तो आप लोग ऐसा कर लो, ठीक है। इससे ज़्यादा मैथ्स तो मुझे आता ही नहीं है ना। मैथ्स मुझे आता ही नहीं है, क्या करूँ मैं बताओ। मुझे अगर थोड़ा सा मैथ्स आता होता, इंजीनियरिंग में मैंने मैथ्स पढ़ा होता, 11 12 में मैथ्स पढ़ा होता, तो मैं मैथ्स नहीं सिखा रहा होता आपको, बताओ। मुझे मैथ्स आता ही नहीं है इतना एडवांस जितना आप लोग कर रहे हो मैथ्स। आप लोग बहुत एडवांस पहुंच चुके हो मैथ्स में। इतने दूर पहुंच चुके हो कि आप लोगों को कैच करना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। कोई कंपटीशन ही नहीं रहा अब आप लोगों का मैथ्स में। याद करो ना, x/x² वाला केस, और उसके बाद वो साइन ऑफ 2x+4 वाला केस। तो इतना एडवांस पहुंचा चुके हो आप लोग अपने मैथ्स के लेवल को, कि अब वो मेरे रीच के बाहर हो चुका है। जैसे अभी आपने देखा, आपने जैसे इतना एडवांस मैथ्स पहुंचा दिया, बी की पावर 4 कर दिया, तो वो मैथ्स ही इतना एडवांस पहुंचा चुके हो आपके, अब वो मेरे रीच में रहा ही नहीं ना वो मैथ्स तो। अब ये तो आपके मैथ्स वाले सर ही सिखा सकते हैं आपको, मेरे को मैथ्स आता ही नहीं है ना। चलो, तो अब हम आगे बढ़े। हाँ हाँ, नीचे कर देते हैं, नीचे से नोट कर लो इसको। ऊपर से भी नोट कर लिया है, नीचे से भी नोट कर लो। दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से नोट कर लो इसको, कहीं से छूट ना पाए ये क्वेश्चन।
हो गया? वाह! गुड, वेरी गुड, नोट कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, और फिर सब्ट्रैक्शन की भी क्वेश्चंस की बारी आती है, फिर बारी आती है पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ ये नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, मतलब कल, और ये पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट पढ़ेंगे, मतलब कल। यहाँ तक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर, यहाँ तक। आपको पता है आपको होमवर्क क्या करना है? बिगिनर बॉक्स 8 तक होमवर्क करना है, और कल हम लोग क्लास में कल हम क्लास में क्या करेंगे? कल हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे पहले बिगिनर बॉक्स, याद है? वेक्टर के जो बिगिनर बॉक्स है, बिगिनर बॉक्स 8 तक कंप्लीट कर लेना। सॉल्यूशन मैं आपको पोस्ट कर दूँगा, अगर मैंने पोस्ट नहीं करे तो पहले सॉल्यूशन ज़रूर देख लेना, बिना सॉल्यूशन देखे कोई नहीं पूछेगा डाउट। पहले सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे सॉल्यूशन से क्लियर होता है, पहले मेहनत करेंगे खुद से, और अगर आपके एडवांस मैथ्स से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है? तो पहले आपको बिगिनर बॉक्स 7, 8 जितने भी हैं ना, 2 वेक्टर्स के बिगिनर बॉक्स होंगे शायद 8 तक। बिगिनर बॉक्स 8 तक आपको वेक्टर के जितने भी बिगिनर बॉक्स हैं वो पूरा करना है। पूरा करने के बाद मैं आपको आज सॉल्यूशन पोस्ट कर दूँगा अभी थोड़ी देर में, देखना है, हेल्प लेनी है उसकी, और उसके बाद कल हम क्लास में वो 2 बिगिनर बॉक्स डिस्कस करेंगे और फिर आगे का कांसेप्ट पढ़ेंगे। हाँ, बोथ बिगिनर बॉक्स 7 एज़ वेल एज़ 8, दोनों बिगिनर बॉक्स। हाँ, ये पेड सॉफ्टवेयर है। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, बट ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। यू विल गेट अ लाइफ टाइम मेंबरशिप वंस यू सब्सक्राइब टू दिस सॉफ्टवेयर, तो आपके पास एक लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी इस सॉफ्टवेयर की, एंड यू विल गेट ऑल द अपडेट्स अलोंग विद इट। सो इफ देयर इज़ अ टाइमली अपडेट तो आपको वो मिल जाएगा इसमें। पायरेटेड काम तो करना ही नहीं है ना, चोरी चोरी के काम तो अपन करते ही नहीं है, चोरी के काम नहीं करना है। अच्छे बच्चे हैं ना अपन सब लोग, चोरी का काम नहीं करेंगे। चलो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं, आगे कल फ्राइडे वीकेंड के दिन कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।